हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज स्वागत है आप सबका क्लास 10th हिस्ट्री का लेसन 2 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। बच्चों, ये लेसन ऐसा है जो कि आपको इतिहास की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनकी बहुत डीपली जानकारी आपको देगा, जो कि आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम ही नहीं, आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम आएगा। ठीक, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान से और मन लगाकर इस चैप्टर को सुनिए, पढ़िए और नोट्स बना करके रखिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रवाद। जैसा कि नाम है लेसन का, भारत में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद क्या है या नेशनलिज्म इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या है इसको कुछ शब्दों में जानते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच तथा लगाव की भावना का विकास करना ही राष्ट्रवाद है। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्र के प्रति सोच, ये जो हमारा देश, हम जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति हमारी सोच और लगाव यानी प्रेम की जो भावना है उसका विकास करना ही क्या है, राष्ट्रवाद है। या दूसरे शब्दों में कहें, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। ये था राष्ट्रवाद। अब इस लेसन में कुछ मुख्य शब्द आए हैं जिनको पढ़े बिना, जिनको जाने बिना आप आगे लेसन को समझने में आपको दिक्कत होगी। तो मैंने छांट करके इस चैप्टर के जो मुख्य शब्द थे उनको सबसे पहले आपके सामने रखा है, जिससे कि आप उनके अर्थ को समझें और अर्थ को समझते हुए पूरे लेसन को ध्यान से पढ़ें, सुने और इसको आगे नोट करें। तो पहला शब्द है सत्याग्रह। सत्याग्रह का तात्पर्य क्या है, सत्य के रास्ते पर चलना। बहिष्कार, किसी भी वस्तु का विरोध करना। गिरमिटिया मजदूर, ये क्या है, इसका तात्पर्य है ऐसे मजदूर जिन्हें अन्य देशों में ले जाकर मजदूरी कराना। फिर है स्वदेशी। स्वदेशी का तात्पर्य है अपने देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करना। खलीफा किसे कहते हैं, मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरुओं को खलीफा कहते हैं। उसके बाद है बेगार। बेगार का क्या तात्पर्य, बिना मजदूरी दिए श्रम कराना। हरिजन, महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन कहा। मार्शल लॉ क्या है, मार्शल लॉ का तात्पर्य है कर्फ्यू लगने के बाद, यानी ब्रिटिश शासन में कर्फ्यू लगने के समय यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकले तब सेना को यह अधिकार दे दिया गया था कि वह उस व्यक्ति को देखते ही गोली मार दे। ये था मार्शल लॉ। उसके बाद है सविनय अवज्ञा। क्या है सविनय अवज्ञा, सविनय, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सविनय, विनय के साथ साथ विनय, सविनय पूर्वक हम क्या करते हैं, अवज्ञा तो करेंगे लेकिन रिक्वेस्ट करते हुए, अर्थात विनम्रता पूर्वक सरकार की आज्ञा ना मानना, जिससे ब्रिटिश शासन ना चला पाए, इसे महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। और अगला शब्द है पिकेटिंग। अब पिकेटिंग क्या है, ये इस लेसन में आया हुआ है, तो आप पहले इसके अर्थ को समझ लीजिए। प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस के अंदर जाने के रास्ते को रोक लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये दुकान है और इस दुकान के कोई विरोध होगा तो क्या करते हैं लोग, ये दुकान है इसको मान लीजिए, या फिर कोई ऑफिस है, कोई कुछ भी हो सकता है, तो इसके विरोध में लोग बाहर क्या करेंगे, इसका अंदर जाने का रास्ता रोक देंगे और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी पिकेटिंग। ठीक है, अब ये कुछ शब्द थे। आइए अब लेसन की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है, सबसे पहले हम इसकी जानकारी ले लें क्या हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक जो कि चला था, ने एक नई आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति उत्पन्न कर दी थी। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रक्षा बजट बढ़ाया गया। इस खर्चे या व्यय को पूरा करने के लिए टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई, अर्थात जो रक्षा बजट बढ़ाया गया था उसके लिए भी आर्थिक मदद की आवश्यकता थी, तो जो आर्थिक भरपाई करनी थी उसके लिए टैक्स में बढ़ोतरी कर दी गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। सीमा शुल्क क्या है, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए जो टैक्स दिया जाता था, जो कर दिया जाता था, वो बढ़ा दिया गया। और एक नया कर भी लागू किया गया जिसको इनकम टैक्स कहा गया।
कब? ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद के भारत की ये स्थितियाँ थी। इसके अलावा युद्ध के समय वस्तुओं की कीमतें तीव्र गति से बढ़ गई थी, जिससे सामान्य आम जनता मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आम जो पब्लिक थी उसको कीमतें बढ़ने से, आवश्यक जो वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई थी, उससे आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 1913 से 18 के बीच वस्तुओं की कीमतें दोगुनी हो गई। मान लीजिए कोई वस्तु 20 रुपये की हो तो उसकी दोगुनी कीमत हो गई 40 रुपये। इस तरह से वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ चुकी थी। फिर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सेना में जबरन भर्ती करा दिया गया, और जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में व्यापक रोष व्याप्त हो गया। उसके बाद आइए देखते हैं ये तो थी कुछ परिस्थितियाँ। उसके बाद सत्याग्रह। 1915 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से वापस आकर भारत में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। महात्मा गांधी जी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए तो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नस्ल भेदी या रंग भेदी आंदोलन चलाया था। उनके इस आंदोलन ने दक्षिण अफ्रीका के सरकार के घुटने टेक दिए। इसी आंदोलन का नाम सत्याग्रह पड़ा। सत्याग्रह का तात्पर्य यह है कि यदि हमारा उद्देश्य सच्चा है, हमारा संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तब हमें इसका मुकाबला करने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात यदि हमारा जो उद्देश्य है वो सत्य की राह पर है, संघर्ष जो है अन्याय के खिलाफ है, तो इसका मुकाबला करने के लिए हमें बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी। भारत के कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। जैसे बिहार के चंपारण जिले में 1916 में कहाँ चलाया गया था? बिहार के चंपारण जिले में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए। दूसरा चलाया गया था गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में 1917 में किसानों की मदद के लिए। और तीसरा था 1918 में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए। आगे देखते हैं चंपारण सत्याग्रह क्या है। चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में चलाया गया। यह सत्याग्रह नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में था। उस समय ब्रिटिश सरकार यहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराकर उपज के बाद मनमानी कीमत पर नील को खरीदती थी, जबकि निरंतर कई वर्ष नील की खेती करने से भूमि बंजर हो जाती थी, जिससे किसानों की दशा और भी खराब हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ? राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ में JB कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारिख तथा अनुग्रह नारायण आदि के साथ बिहार के चंपारण जिले में पहुँचे। अब गांधी जी के इस अभियान से अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई। संपूर्ण भारत का ध्यान चंपारण पर था। सरकार को मजबूर होकर एक जांच आयोग बनाना पड़ा, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। कानून बनाकर सभी गलत प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। अब क्वेश्चन आ सकता है, महात्मा गांधी को महात्मा शब्द किसने और कब कहा? ठीक है, तो किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्यों कहा, कब कहा? चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद। आगे बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इससे संबंधित मैप वर्क भी आता है, टिप्पणी भी आती है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, बहुत ध्यान से करना है इसको। तो घटना है जलियांवाला बाग की घटना। ठीक है, और यह हुई थी 13 अप्रैल 1919। इसमें क्या है देखते हैं। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं का आरोप लगाते हुए पंजाब राज्य के 2 बड़े नेता, और ये 2 बड़े नेता कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को रॉलेट एक्ट कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। रॉलेट एक्ट क्या है, ये मैंने आगे अभी आपको नोट करा रखा है। तो अभी फ़िलहाल देखिए, रॉलेट एक्ट के तहत इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनको छुड़ाने के लिए सिखों के सबसे बड़े त्यौहार बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग में हजारों की संख्या में निहत्थे लोग एकत्र हो गए। किंतु उस समय एक व्यक्ति ने पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल
उस समय का एक व्यक्ति ने पंजाब के तत्काल गवर्नर जो था माइकल ओडायर को गलत सूचना दी कि जलियांवाला बाग में हजारों की संख्या में हथियारबंद लोग एकत्र हुए हैं जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। जनरल ओडायर अपने 90 सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा और बाग का गेट बंद करवा दिया और सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना में लगभग 1600 लोग मारे गए। यह दिन 13 अप्रैल 1919 का था, जिसने जलियांवाला बाग की घटना के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किया गया। ठीक है, ये तो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। आप इसको अच्छे से बिल्कुल कहानी की तरह और इंटरेस्ट लेते हुए इसको पढ़िए और याद भी करना है सबको। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। ब्रिटिश राज में नमक के उत्पादन पर इन लोगों का अधिकार था। किसका? ब्रिटिश शासन का। इस शासनकाल में नमक पर बहुत अधिक कर लगा रखा था, जिसके कारण नमक की जो कीमतें थी बहुत ऊंची हो गई थी। अतः महात्मा गांधी जी ने डांडी नामक स्थान पर, महात्मा गांधी जी ने कहाँ पर? गुजरात का जो डांडी नामक स्थान है, यहाँ पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। अतः इसे नमक सत्याग्रह आंदोलन भी कहा गया। उसके बाद अब आइए देखते हैं, जो अभी ऊपर मैंने आपको बताया था रॉलेट एक्ट के तहत जो ऊपर लाइन आई थी वो क्या है। रॉलेट एक्ट का तात्पर्य, ये पहले तो जानिए, 1919 में लागू किया गया। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रवाद को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी में जो कानून बनाया गया वह न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के नाम अर्थात रॉलेट एक्ट कहा गया। इस कानून के तहत मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार था कि वे शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके मुकदमा चला सके तथा अनिश्चित समय तक जेल में रख सके। इससे यह ब्रिटिश सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। इस कानून को बिना अपील, बिना दलील तथा बिना वकील तथा बिना दलील वाला कानून भी कहा गया। इस कानून का विरोध महात्मा गांधी ने किया। उसके बाद अगला आंदोलन था खिलाफत आंदोलन। 1919-1922 भारत में मुख्य रूप से मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम के मुखिया माने जाने वाले तुर्की के खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेज़ों पर दबाव बनाना था। तुर्की का खलीफा, जो ऑटोमन साम्राज्य का सुल्तान भी था, संपूर्ण इस्लामी जगत का धर्मगुरु था और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ तुर्की भी पराजित हुआ। पराजित तुर्की पर विजयी मित्र राष्ट्रों ने सेवर्स की संधि के तहत खलीफा के पद को समाप्त करने का निर्णय लिया। इसी विरोध के खिलाफत आंदोलन चल रहा था। हालांकि 1924 में तुर्की सुल्तान मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा के पद को समाप्त करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया था। ये तो था खिलाफत आंदोलन। उसके बाद चलते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 में हुआ। इसका प्रस्ताव सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं का प्रोत्साहन देना था। हमारे देश की बनी हुई जो वस्तुएं उन्हीं के उपयोग करना और बाहरी वस्तुओं का जो विरोध करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। गांधी जी ने लोगों से सरकार के प्रति पूर्ण असहयोग की नीति अपनाने का आह्वान किया। इसके लिए बहिष्कार की नीति अपनाई गई, जिसमें सरकारी उपाधियों पदों को त्यागना, सरकारी कार्यालयों जैसे स्कूल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, अदालतों तथा विदेशी वस्तुओं का त्याग शामिल था। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया, किंतु 5 फरवरी 1922 को होने वाली चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय कर लिया। अब है चौरी चौरा कांड क्या है।
उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास चौरी चौरा नामक एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की पुलिस चौकी में आग लगा दी। फलतः उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। अगला है स्वराज दल। ये भी पूछा जाता है कि स्वराज दल क्या है, टिप्पणी लिखिए या इसके बारे में पूछ लिया जाता है, छोटा सा लघु क्वेश्चन। इस दल की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास द्वारा की गई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना था, किंतु 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाने के बाद 1926 में इस दल को समाप्त कर दिया गया। फिर है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या है? सन 1919 में भारत शासन अधिनियम पर पुनर्विचार के लिए ब्रिटिश शासन ने साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को किया। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। यह 3 फरवरी 1928 को भारत आया तो इसका विरोध किया गया, क्योंकि इसके सभी 6 सदस्य, जितने 6 मेंबर थे, वो कौन थे? वो अंग्रेजी शासन के ही थे। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी की चोट के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। आगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या शॉर्ट में से HSRA भी कहते हैं। इस पार्टी की स्थापना 1928 में फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव आदि के द्वारा की गई। 8 अप्रैल 1927 को पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करते हुए भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था। लाहौर के SP JP सैंडर्स की हत्या का आरोप भी भगत सिंह पर लगाया गया, जिससे 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। इसी दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं, लेकिन 30 जनवरी को हम गांधी जी की मृत्यु की वजह से 30 जनवरी को भी शहीद दिवस मनाते हैं। क्रांति अमर रहे का नारा इसी पार्टी ने दिया था। किसने? HSRA या फुल नेम कहते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब है बारदोली सत्याग्रह। यह एक किसान आंदोलन था जो वर्ष 1928 में गुजरात राज्य में हुआ। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। प्रांतीय सरकारों द्वारा किसानों पर लगाए गए कर या लगान का पटेल ने जमकर विरोध किया। अंततः सरकार को किसानों की मांगों को मानना पड़ा। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। तो बच्चों, ये था कुछ बहुत इम्पोर्टेंट घटनाएं अभी और भी हैं, और इसके बाद में जो घटनाएं बची हुई उनका वीडियो, फिर उनका जो क्वेश्चन आंसर है उनका वीडियो आपको तैयार करके आपको प्रेषित करूंगी। तो आप पहले क्या करना है, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे, क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी करना है हर हालत में। और लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे इसी चैप्टर से रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। और आप इस लेसन को बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि इसी बिहाफ पर आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में इसी में मैप भी पूछा जा सकता है। इसमें कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो बोर्ड में हर हालत में आते हैं। प्लस आपको आने वाली जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनमें से ये हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल ये जो घटनाएं हैं सब, ये इनके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी न कभी हर हालत में ये कंपटीशन एग्ज़ाम के बेस हैं। आप इनको ध्यान से पढ़िए और याद करिए। ओके, टेक केयर।